हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म के बारे में। और चूँकि आप लोगों को जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट हों, दोनों ही प्रकार के जीवों में रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज़्म है उसको अलग अलग भी समझना है और साथ में ही उनके जो कंपैरिजन से जुड़े हुए जो बिंदु हैं उनको भी आपको क्लियर करना है। तो स्टार्टिंग में हम जो वीडियो रहेगा इसमें हम पहले प्रोकैरियोट्स की बातें करेंगे और उसके बाद के वीडियोज़ में हम यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन की बातें करेंगे। तो अगर हम इस आज के वीडियो की बात करें तो यहाँ सबसे पहले मैकेनिज़्म को समझने में सबसे पहले हमें जो फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो रहता है कि रेप्लिकेशन शुरू कैसे होता है। देखिए, एक्चुअल में जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे हमने बात की थी कि चाहे रेप्लिकेशन हो या इसके बाद में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे जिसमें एमआरएनए बनता है या देन आफ्टर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जहाँ पे प्रोटीन बनती है, तो जो भी रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, सभी प्रकार की प्रोसेसेस के 3 मेन भाग होते हैं। पहला भाग होता है इनिशिएशन की, कोई भी प्रोसेस चालू कैसे होती है। उसके बाद में जो भी बन रहा होता है, जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बन रहा है, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन रही है, तो जो भी बन रहा होता है चाहे वो डीएनए है, एमआरएनए है या पेप्टाइड बन रही होती है, वो प्रोसीड कैसे होती है उसके लिए हमारे पास जो टर्म होता है दैट इज़ इलोंगेशन की इलोंगेशन फेज होती है। और लास्ट में जो भी वर्क होता है वो फिनिश कैसे होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ दैट प्रोसेस। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन 3 मेन ऐसे भाग होते हैं जहाँ पे हम इन मैकेनिज़म्स को फर्दर डिवाइड करके अलग अलग टुकड़ों में उनको समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की ही, और रेप्लिकेशन को भी इसके पहले भाग में अगर हम जाएं तो रेप्लिकेशन सबसे पहले बात आती है कि स्टार्ट कैसे होता है, यानी कि उसका ओरिजिन। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो भी जीनोम है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीनोम है वो एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल के रूप में होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो भी साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा हुआ जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है, इसमें रेप्लिकेशन की बिगिनिंग होती है। और रेप्लिकेशन की जो बिगिनिंग है वो हर कहीं से नहीं होती, यानी कि ये कोई रैंडम जगह नहीं होती कि कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए। रेप्लिकेशन हमेशा ही एक ख़ास जगह से स्टार्ट होता है और उसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में ORI के रूप में जानते हैं। इट मीन्स जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ कॉल्ड एज ORI साइट। यानी कि वही है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो कहीं ना कहीं से कोई निश्चित उसका बिंदु होता है या कोई न कोई उसका फीचर होता है जहाँ से हम उस काम को स्टार्ट करते हैं, तो दैट स्टार्टिंग पॉइंट। उसी प्रकार से यहाँ रेप्लिकेशन का स्टार्टिंग सीक्वेंस में कहाँ से होगा, होने को तो सर्कुलर मॉलिक्यूल है तो सारा ही मॉलिक्यूल कॉपी होना होता है, रेप्लिकेशन में सारे की कॉपी होनी होती है, बट ये काम स्टार्ट कहाँ से होगा तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बात ये आती है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कुछ ख़ास होता है। ख़ास का मतलब ये है कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की कि जब भी हम बैक्टीरियल सिस्टम्स की बात करें या प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करें तो मोस्टली बुक्स में भी हमें यही पढ़ने को मिलता है। जब हमने साइटोलॉजी की बातें की वहाँ पे भी हमें यही पढ़ने को मिला था कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं होती है। इस सर्कुलर मॉलिक्यूल का
एक भाग या इसका एक पॉइंट, एक ऐसी जगह या एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहती है। अगर मैं यहाँ इसको साइड में एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये इसका सर्कुलर मॉलिक्यूल है जिसको हम इसका डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन ये टोटली फ्री ना होकर के इसका एक भाग ऐसा होता है जो इस मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहता है, और जहाँ से ये मेम्ब्रेन से अटैच रहता है हम देख सकते हैं कि इस जीनोम का ये भाग ऐसा है जो मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहता है, और जो भाग मेम्ब्रेन से अटैच रहता है एक्चुअल में वही वो जगह होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ORI साइट। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। जैसे रेप्लिकेशन एक वर्क है, जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको ये काम करना है, लेकिन काम करेंगे कहाँ से? तो कहीं ना कहीं से वो जगह सेल के अंदर मेम्ब्रेन के साथ में पकड़ी हुई होती है, अटैच होती है, और वो अटैच जगह ही क्या कहलाती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाती है। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI साइट बैक्टीरियल जीनोम के अंदर, ऐसे जब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा तो हम यूकैरियोटिक सिस्टम की बातें करेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर भी ORI साइट्स होती हैं। तो जो भी ORI साइट होगी वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन से जीनोम का अटैच्ड वाला भाग होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। मोस्टली जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स बोलने के पीछे मकसद ये है कि वी आर डिस्कसिंग हियर प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स होते हैं उनमें एक जीनोम में एक ही ORI साइट होती है। ऐसा नहीं कि जैसे ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसमें जगह जगह पे खूब सारे ORI साइट नहीं होते हैं। एक जीनोम में केवल एक ही ORI साइट होगी। जैसे मान लें हम इसको यहाँ दिखाना चाहें तो पर जीनोम ओनली ए सिंगल ORI साइट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा विषम प्रकार के जो प्राकृतिक आवास हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं, एसिडोफाइल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अम्लीय आवासों में पाए जाते हैं। तो ऐसे एक्सट्रीमोफाइल्स जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, दे आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ आर्की बैक्टीरिया, उनके जीनोम के अंदर हमें मोर देन वन ORI साइट भी मिल सकते हैं, बट दे आर प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक से ज़्यादा ORI पर जीनोम हमें देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज़ हम बुक्स में सिंपली यही बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स हैं उनके पर जीनोम केवल एक ही ORI साइट होती है। अब यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को एक जगह से कट करके ओपन अप कर दिया है और इसको एक लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है ताकि हम इस चीज़ को समझ जाएं। और यहाँ पे बॉक्स में जो रेड लाइन डली हुई है दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जो ORI साइट है वो हम देख सकते हैं, दिस इज़ द सिंगल पर्टिकुलर साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद में जो नीचे वाला डायग्राम है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ आपको काफ़ी सारी बातें समझनी है। रेप्लिकेशन का मतलब ये था कि एक स्ट्रैंड पुराना होगा जो टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और उसको देख करके या उसको यूटिलाइज़ करके या उसकी कॉम्प्लीमेंट्री को यूज़ करके एक नया स्ट्रैंड उसके ऊपर बनेगा। यानी कि एक पुराना स्ट्रैंड था और एक नया उसके ऊपर बनने जा रहा है, और ऐसा हो जाने पे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड के 2 कॉपीज़ हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को DNA की कॉपी हो जाना या DNA की प्रतिकृति हो जाना या रेप्लिकेशन हम सिंपली कहते हैं। तो टेम्पलेट के रूप में हमारे पास या प्रोसेस के अंदर स्ट्रैंड्स तभी आएंगे जब ये स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर होंगे। जैसा हम बात कर चुके कि ORI से काम चालू होगा तो ORI वाली जगह से या ORI साइट पे इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से हटना पड़ेगा, और जब ये एक दूसरे से हटेंगे अनवाइंडिंग जो होती है, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाना, बेस पेयरिंग हो जाना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाना, डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाना,
उसका रिवर्स, दिस इज द अनवाइंडिंग, तो दे आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम, दे आर कॉल्ड एज डीएनए हेलिकेज। तो डीएनए हेलिकेज जो होते हैं वो इस ओआरआई वाली जगह से डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को खोलने का काम करते हैं, अनवाइंड करते हैं। जब खोलेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम के अंदर कि दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो दूर दूर आ गए। यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर करें तो वहाँ पे दोनों स्ट्रैंड चिपके हुए थे, ओआरआई साइट के ऊपर दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में बेस पेयर्ड थे, बट जैसे ही हेलिकेज ने काम किया तो ये ओपन अप हो गया और यहाँ पे जैसे एक आँख जैसी संरचना दिख रही है कि इधर भी डबल स्टैंडर्ड है, इधर भी डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन बीच के अंदर एक खुलने से एक आई लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल था वो दोनों साइड में अभी भी डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ओआरआई वाली जगह से हेलिकेज के कारण से, हेलिकेज के एक्शन की वजह से वो खुल गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बबल जैसा भाग इसमें बन गया हो। इसको हम रेप्लिकेशन आई भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल भी बोलते हैं, रेप्लिकेशन आई भी बोलते हैं। तो जैसे ही ओपन अप होगा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होंगे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल और रेप्लिकेशन आई। इसके बाद में दूसरी इंटरेस्टिंग बात थी, अगर हम सेकंड इंटरेस्टिंग बात के ऊपर जाएं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही रेप्लिकेशन बबल बना, तो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रेप्लिकेशन बबल को दिखाया हुआ है जो हम अभी बात कर चुके। अब ये रेप्लिकेशन बबल, हालांकि डायग्राम में तो हमें लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी जगह होगी, लेकिन ये कुछ एक न्यूक्लियोटाइड का ही होता है। यहाँ पे हमारे जो एंजाइम्स हैं जो रियल पॉलीमराइजेशन करते हैं, प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं, वो अभी इतनी छोटी सी जगह के ऊपर आकर के वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो यहाँ पे रिक्रूट नहीं कराए जा सकते। तो इस रेप्लिकेशन बबल के रूप में जो ओपन अप हुआ भाग है, इसको दोनों साइड में और चौड़ा करना होता है, इसको एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड करने के लिए हेलिकेज फर्दर काम करेंगे और काम करने से एक साइड में रेप्लिकेशन फॉक इधर भी बढ़ेगा और एक इधर भी रेप्लिकेशन फॉक का वो बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही बीच में से ये भाग खुलेगा, हेलिकेज इधर भी काम करेंगे, हेलिकेज इधर भी काम करेंगे, तो उनकी वजह से हेलिकेज इधर भी प्रोसीड कर रहा है अनवाइंड करने के लिए और इधर भी अनवाइंड करेगा, तो हमारा जो रेप्लिकेशन बबल है वो साइज में और बड़ा हो जाएगा और रेप्लिकेशन फॉक्स दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होंगे। बात ये समझनी थी कि पहले एक जगह होती है जहाँ से बबल बनना स्टार्ट होता है, देन बबल दोनों साइड में प्रोसीड होता है, रेप्लिकेशन फॉक दोनों साइड में ओपन अप होते हैं। जैसे ही रेप्लिकेशन फॉक यहाँ पे काम करेंगे, जैसे ही रेप्लिकेशन फॉक इधर प्रोसीड कर रहा है और इधर प्रोसीड कर रहा है, तो ये बबल की साइज़ बड़ी हो जाएगी। और अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि हेलिकेज का काम खोलना था, देन रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाते हैं, वो आगे मूव करते हैं दोनों डायरेक्शन के अंदर। अगर आप इस डायग्राम से समझें तो यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन बबल बना था, एक फॉर्क इधर मूव करता है और एक फॉर्क इधर मूव करता है और लगभग यहाँ आकर के दोनों फॉर्क आपस में मिल जाते हैं, जहाँ पे रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। वो हम बाद की बातें हैं, उनको हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मॉलिक्यूल के अंदर एक जगह से वर्क स्टार्ट हुआ था और दोनों डायरेक्शन के अंदर, इधर भी और इधर भी, दोनों डायरेक्शन के अंदर ये प्रोसीड हो रहा है। तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल रेप्लिकेशन बबल एंड ए सिंगल रेप्लिकेशन बबल हैज़ टू रेप्लिकेशन फॉर्क जो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर प्रोसीड कर रहे होते हैं। अब हम दूसरी बात करें
तो जैसे ही रेप्लिकेशन बबल प्रोसीड होगा, ये दोनों स्ट्रैंड जैसे जितने ज़्यादा खुल जाएंगे वहाँ ये वापस से ना चिपक जाएं। दोबारा से ये स्ट्रैंड जो ओपन अप हुए थे, ये स्ट्रैंड खुल गया था, ये खुल गया था और ये और खुलते जा रहे हैं, तो ये वापस से ना चिपक जाएं। इसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स है वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो यहाँ पे येलो कलर से दिखा रखी हैं। दोनों ही डायरेक्शन में, ये यहाँ भी काम करती हैं और ये यहाँ भी आपको डायग्राम में शो हो रही हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ में जब जुड़ जाएंगी तो ये स्ट्रैंड आपस में अब नहीं चिपक सकते। तो जब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा, जब तक ये स्ट्रैंड खुले हुए हैं, SSB प्रोटीन्स इनको यहाँ से क्या कर लेती हैं, बाइंड कर लेती हैं, अपने साथ में जोड़ लेती हैं। जब ये स्ट्रैंड SSB से जुड़ जाएंगे तो फिर ये आपस में जुड़ने के लिए फ्री नहीं होंगे, तो ये खुले रह जाएंगे। खुले रह जाएंगे तो पॉलीमरेज आयन पर आकर के अपना काम कर सकते हैं। अगर हम इसी मैटर को कि जो SSB प्रोटीन जो काम करती हैं, इसी प्रोटीन को अगर हम यूकैरियोट से कंपेयर करें तो वहाँ पे दूसरी प्रोटीन काम करती है। हालांकि उनका एनालॉजी सेम है कि वो भी यही काम करते हैं, उनको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोटीन A। तो जो RPA प्रोटीन्स हैं वो भी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह ही होते हैं, बट दे आर वर्किंग इन यूकैरियोट्स, जबकि SSB प्रोटीन्स हैं दे वर्क इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम्स। तो यहाँ से आपको कुछ मेन बातें समझनी थी, दोबारा से समराइज कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ही जगह पे होता है, यस। वहाँ पे बबल बनता है, यस। बबल दोनों साइड में प्रोसीड होता है, उनको हम रेप्लिकेशन फॉक्स के रूप में जानते हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे और स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो उनको आपस में चिपकने से रोकने के लिए SSB प्रोटीन्स हैं वो काम करती हैं। अब इसी डायग्राम के अंदर जो RNA प्राइमर्स हैं उनको भी दिखाया हुआ है, इनको भी हम देख लेते हैं कि जैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड ओपन अप हुए तो हम इनका मार्किंग अगर देखें तो दिस इज़ 3 प्राइम, तो दूसरा यहाँ पे हमें मिलेगा 5 प्राइम। ऐसे ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 प्राइम। जैसे रेप्लिकेशन बबल प्रोसीड हुआ, फॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, ये स्ट्रैंड खुल गए तो यहाँ पे प्राइमर बनना स्टार्ट हो जाता है। RNA प्राइमर्स हैं वो प्राइमेज के द्वारा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, दिस इज द प्राइमर्स। हाँ, प्राइमर बनने की जो डायरेक्शन है, प्राइमर बनने की डायरेक्शन हो चाहे DNA बनने की डायरेक्शन हो, वो हमेशा ही क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम इसी डायग्राम में समझाना चाहें तो आपको यहाँ से इसे समझ लेना है कि ये 3 प्राइम था, दिस वन इज 3 प्राइम, तो जो बनेगा वो 5 to 3 इस डायरेक्शन में बनेगा। और ये किनारा 3 था तो बनने वाला अपोजिट 5 to 3 इस प्रकार से बनेगा। तो अभी आपको सिंपली इतना समझना है कि जैसे ही बबल क्रिएट हुआ, बबल बनने के साथ ही बबल एक्सटेंड हुआ, SSB प्रोटीन्स ने काम किया, देन प्राइमर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डायरेक्शन क्या थी, 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर बनेंगे। और उसके बाद में जैसे ही प्राइमर बन जाएंगे, देन आफ्टर आगे का जो फर्दर इनका इलोंगेशन है वो पर्टिकुलर जो DNA पॉलीमरेज थायराइड है उसके द्वारा किया जाता है, जो हम इलोंगेशन के अंदर समझेंगे। तो यहाँ से मेन बातें हमें समझ लेनी थी कि ओरिजिन क्या है, उसका मेम्ब्रेन के साथ में अटैचमेंट होता है, मोस्टली एक ही ORI साइट होती है, लेकिन कुछ आर्की बैक्टीरिया में हमें एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। रेप्लिकेशन बबल बनता है, हेलिकेज काम आता है, रेप्लिकेशन फॉग बनती हैं जो विपरीत दिशाओं में बढ़ती हैं और उनकी वजह से जो स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो वो वापस ना चिपक पाएँ, इसलिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन प्रोटीन A काम करती है। उसके बाद में पहला काम आता है कि RNA प्राइमर्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है कि दे आर सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिन को यहाँ पे दिखा रखा है।
रेप्लिकेशन बबल जो बन गया उसके बाद में नए स्ट्रैंड जो बनते हैं किस प्रकार से प्रोसीड होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद में स्ट्रक्चर किस प्रकार से आती है। तो इसी से जनरल आइडिया कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से ये प्रोसीड होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया है वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्रोमोसोम और पर जीनोम। तो दिस इज द मैन। लेकिन आपको एक्सेप्शन में ध्यान रखना है कि जो सल्फोबोलस है, जो सल्फोबोलस जीनस के जो बैक्टीरिया हैं दे हैव अबाउट 4 ओरिजिन्स। उनके अंदर एक ना होकर के एक से ज़्यादा ओआरआई साइट्स हैं, वो हमें देखने को मिल सकती हैं। दिस इज़ द केस ऑफ यूकैरियोट। तो ओआरआई वाली बात को ही अगर हम यूकैरियोट से कंपेयर करें तो यहाँ पे अंतर है, कुछ अलग चीज़ें आ जाएंगी जो हमें सिंपल से याद हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान होना चाहिए। सीधी सी बात ये है कि बैक्टीरिया में केवल छोटा सा जीनोम है, तो वहाँ पे काम छोटा सा है, तो वो एक ही जगह से चालू होता है और कंप्लीट हो जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में जीनोम बहुत बड़े हैं, तो एक ही जगह से काम चालू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में। तो उसमें काम को स्टार्ट करने के लिए जगह बहुत सारी होती है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखें तो देयर आर सो मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के पास सेवरल ओआरआई साइट्स होती हैं। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के पास सिंगल ओआरआई साइट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के पास मल्टीपल ओआरआई साइट्स होते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड डॉट्स हैं वो ओआरआई साइट्स को बता रही है। हाँ, बाकी बात वही है कि यहाँ पे भी सैंपल उसी प्रकार से रेप्लिकेशन आई बनेगी, स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, प्रोसीड होंगे। जब वो विपरीत दिशाओं में बढ़ेंगे तो ये इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, आपस में मिल जाएंगे और मिलने से बाद में हम देख सकते हैं कि ये जब सेपरेट आउट होंगे तो इस प्रकार से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग है। हल्का सा आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया का केस अलग है, वहाँ पे सिंगल ओआरआई से ही काम चल जाता है क्योंकि जीनोम छोटे हैं। ये यूकैरियोट्स हैं, इनके जीनोम बड़े हैं, तो सिंगल ओआरआई से काम चलता नहीं है। उनके पर क्रोमोसोम सेवरल ओआरआई होते हैं। पहली बात, उनके जीनोम में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं और एक क्रोमोसोम के पास भी सेवरल ओआरआई साइट्स होती है। और सभी ओआरआई से काम, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो पूरा जीनोम ही कॉपी होना होता है, तो कहीं से बचना तो है ही नहीं। तो जितने भी ओआरआई हैं सभी पे वर्क स्टार्ट होता है और सभी पे जब वर्क होगा तब जा कर के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो बन पाते हैं। तो दिस इज़ द पर्टिकुलर वीडियो फॉर स्पेसिफिकली रेप्लिकेशन का जो इनिशिएशन होता है उसमें ओआरआई का मैटर क्या है, किस प्रकार से रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन बबल को हम समझ सकते हैं, कैसे हेलिकेज के रोल को समझ सकते हैं, कैसे अनवाइंडिंग का इसमें रोल होता है, कैसे रेप्लिकेशन फॉक्स अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और किस प्रकार से हम इसको यूकैरियोट से कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये जितनी भी बातें रही हैं ये आपको इस वीडियो की सहायता से क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू सो मच।